का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। हेडिंग डाल दो सब लोग, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें उसकी कवर करेंगे। सेंटर ऑफ मास नया टॉपिक। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के साथ साथ इसके साथ जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा रोटेशनल मोशन। कौन सा रहेगा? रोटेशनल मोशन। अब रहने दो, चलो ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के साथ रहेगा रोटेशनल मोशन। कौन सा रहेगा? रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास नीट में सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जेई मेंस में भी सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बट एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके पर्सपेक्टिव से? एडवांस। जेई वालों ने ध्यान में रखा कि एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर ऑफ मास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन एडवांस में रहते ही है, कंपलसरी ध्यान में रखा तो भी चलेगा कि आएगा मतलब आएगा। नीट में और मेंस में सिंपल वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टॉपिक नाम के लिए छोटा सा है लेकिन कंटेंट बहुत है इसमें। नाम के लिए क्या है? टॉपिक छोटा सा सेंटर ऑफ मास, लेकिन कंटेंट बहुत सारे, न्यूमेरिकल भी अच्छे अच्छे बनते हैं नीट के इसमें भी और जेई वालों के इसमें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि इसका काम हर जगह पड़ेगा आगे चल के। जब इलेक्ट्रोडायनामिक शुरू करेंगे वहां पे भी हम यूज करेंगे। इसमें जो चीजें हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वही सारी चीजें हम आगे भी यूज करेंगे। रोटेशनल मोशन में तो काम है, उसके बिना तो होता ही नहीं। सेंटर ऑफ मास के बिना कोई रोटेशनल मोशन अपन पढ़ नहीं सकते। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से समझ लेना। जितना सिंपल वे से समझोगे उतना अच्छा। अभी आप लोग फ्रेश फ्रेश दिवाली से आए हो, माइंड थोड़ा अलग दुनिया से आ गया, फिर से वापस घुसने में तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसलिए वो पेपर 10 तारीख को आए बराबर, सो दैट जल्दी से फोकस करो। ये जो डायलॉग जिनके मुंह से निकला ना, अभी तक दिवाली हुई नहीं, वो पीछे ही रह जाएंगे। तो उसमें से बाहर आ जाओ, उस फेज में रहो मत। हो गया, मिल गए तेने 4 दिन, हो गए खत्म, है ना। अगली दिवाली में भी 4 दिन मिलेंगे, बस इतने ही अपने नसीब में अभी अगले 2 साल। उसके बाद फिर करना ही, हर साल दिवाली 15 दिन मनाओ कि 20 दिन मनाओ, किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बराबर ना हुसैन? हाँ ठीक है, तेरी तो दिवाली पहले शुरू हो गई थी। चलो देखते हैं। अब सेंटर ऑफ मास मतलब क्या? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मुझे मूव करना है या पकड़ना है, किसी भी एक पेन को भी पकड़ना हो, अगर मैं इसमें से एक फिंगर पे पकड़ना चाहूंगा, आपको पोजीशन बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेरिंग है। एरिया कैसा है? वेरी। एक जैसा एरिया है क्या? नहीं। अगर मैंने एक जैसे एरिया वाली कोई भी चीज दी तो आपको पता है इसे कहाँ पकड़ना है? सेंटर में। कहाँ पकड़ना है? लेकिन अगर एरिया वेरिंग रहा तो आपको पता है एरिया जिधर ज्यादा उधर मास क्या हो जाएगा? ज्यादा, तो उधर सेंटर शिफ्ट हो सकता है। सही है या नहीं? तो बैलेंस जो बॉडी का वेट है वो कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ मास पे। कहाँ होता है? तो 2 चीजें आती है, एक होता है सेंटर ऑफ मास और एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बहुत सारे बच्चे दोनों चीजों को मिक्स कर देते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? बट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बोथ आर डिफरेंट। तो अभी अपन स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास। देखो कंसेप्ट आसान है, थोड़ा सा लॉजिकल भी है और थोड़ा सा हाइपोथेटिकल भी है। कैसा है? हाइपोथेटिकल भी, मतलब जो होता नहीं वो भी हम बात करेंगे, जो दिखता नहीं उसकी भी बात होगी। इसलिए क्या बोलेंगे अपन? थोड़ा सा हाइपोथेटिकल भी, लेकिन हमें सिर्फ ध्यान में रखना है फिर कुछ चीजें। कैसे? अब सेंटर ऑफ मास को डिफाइन अगर करना हो तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरे बॉडी का मास हम बोलेंगे क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या है? मास कॉन्सेंट्रेट। किसका? पूरी बॉडी का। अगर मैंने आपको बोला इस पेन का मास कितना, तो हर एक छोटे छोटे पार्टिकल का मास मिलके इसका मास बनाऊंगा ना। अकेले एक डायरेक्ट बना के नहीं, इसका कवर अलग है, अंदर का मटेरियल अलग है, रबर अलग है, पर सबको मिला के इसका इंटीग्रेटेड क्या बन गया? मास। अब ये पूरा मास इस बॉडी में किसी एक पॉइंट पे है, किसी एक पॉइंट पे, उस इमेजिनरी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। क्या बोल देंगे? सेंटर। मतलब इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ अ बॉडी, होल मास ऑफ बॉडी लिखा तो भी चलेगा साथ में, इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अब समझो, अब सपोज ये एक रिजिड बॉडी है कोई भी शेप की। अब मैंने इसका सेंटर ऑफ मास यहां है बोल दिया। अब एक्चुअल में यही होगा नहीं, हम निकालेंगे, हमें फाइंड करना है आगे चलिए।
कहाँ है बोला? सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। मतलब अगर इस पॉइंट को मैंने मूव करा तो पूरी बॉडी मूव होगी, ऐसे ही मीनिंग हुआ। या फिर पूरी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव होंगी उसी डायरेक्शन में कौन मूव होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास। क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास। तो इनडायरेक्टली सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। पूरी रिजिड बॉडी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक सिंगल पॉइंट से। समझ में आ रहा है क्या? उस चीज को क्या बोलेंगे अपन? सेंटर ऑफ मास। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज अ पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या बोलेंगे? पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास जनरली हम किसका निकालेंगे भैया? रिजिड बॉडीज का ही निकालेंगे मोस्टली। ठीक है, रिजिड बॉडी पता है हमें क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसके पार्टिकल मूव होते नहीं। क्लियर है? ठीक। अब अगर मैंने इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया या इस पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, किस पॉइंट पे? सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? सेंटर ऑफ मास। तो बॉडी जो है वो किस डायरेक्शन में जाएंगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। बराबर? मतलब एक्सटर्नल फोर्स जैसे मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया इस पॉइंट पे, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इस पॉइंट पे क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स। तो बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएंगी जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट जाएंगे। या फिर उल्टी बात करनी होगी, तो बॉडी पे अगर फोर्स लगाया तो उसी डायरेक्शन में कौन जाएगा? सेंटर ऑफ मास। कौन जाएगा? सेंटर ऑफ मास। मतलब इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, कैसे फोर्स की बात कर रहे हैं अपन? एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास बोलो और बॉडी, बॉडी विल परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। विल परफॉर्म कौन सी मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन किस डायरेक्शन में करेंगे? वो तो फोर्स पे डिपेंड करेगा, फोर्स कैसे लगाए। बराबर है? डायरेक्शन क्या पे डिपेंड करेगी? फोर्स पे। फोर्स की डायरेक्शन में ही मोशन होगी, अलग डायरेक्शन में हो सकती है क्या? नहीं। क्लियर है? यस और नो? तो पूरी बॉडी का मास हमने कहा कंसीडर करे? एक सिंगल पॉइंट पे। उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? सेंटर ऑफ मास। क्या नाम दे दिया? सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास पे पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट, मतलब अगर किसी बॉडी को मूव करना है तो उसका क्या मूव होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास। जब तक सेंटर ऑफ मास मूव नहीं होगा बॉडी मूव नहीं हो। क्लियर? अब सेंटर ऑफ मास कहां रह सकता है? इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। अब रियल और इमेजिनरी का मतलब क्या? जैसे मैंने ये पेन पकड़ा, इस पेन का सेंटर ऑफ मास इसमें ही कहीं तो भी होगा। बराबर है? तो ये रियल हो गया। क्या हो गया? ये रियल हो गया। लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, चार अलग अलग मासेस दे दिए। मैंने बोला इन चार अलग अलग मासेस का कंबाइन सेंटर ऑफ मास बताओ, कहीं तो भी बीच में आएगा। सही है या नहीं? तो ये पॉइंट रियल हुआ क्या? ये तो इमेजिनरी हो गया ना। चार मास अलग अलग जगह थे, सेंटर ऑफ मास बदलती जगह पे, जहां पे कुछ भी नहीं है। जहां मास ही नहीं है वहां पे भी क्या रह सकता है? सेंटर ऑफ मास। इसलिए हम ऐसा बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैन बी रियल, और रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। क्लियर हो गया? यस और नो? कैसे फाइंड करना वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई सबको। तो सेंटर ऑफ मास का हमें क्या निकालना पड़ता है? पोजीशन। क्या निकालनी पड़ती है बेटा? पोजीशन। चलो यहां तक क्लियर है सबको? अरे ठीक है, आगे चले। चलो देखो, ध्यान देना। अब एक टर्म आती है जिसे बोला जाता है बेटा मास मूवमेंट। सिंपल सिंपल चीजें कवर करना है हमें। चलो, क्या बोला मैंने? मास मोमेंट। क्या बोला? मास मोमेंट। हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था बेटा, तो क्या था वो? मास इनटू वेलोसिटी। क्या था? वैसे ही मास मोमेंट होता है मास इनटू डिस्टेंस। क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस। मतलब अगर सपोज ये एक्सिस ले लिया हमने, एक्स बोल देंगे इधर, वाई बोल देंगे इधर, जेड। ठीक है? मैंने कोई पार्टिकल ले लिया m1, कोई पार्टिकल m2, कोई पार्टिकल mn बोल देते हैं। ये m1 हो गया, m2 हो गया, m3 हो गया, mn बोल देते हैं। चलो क्लियर? दिख रहा है सबको? ठीक है? तो इस m1 के कोऑर्डिनेट है, सपोज इसका डिस्टेंस है r1, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1 और z1। m2 के कोऑर्डिनेट होंगे बेटा x2, y2 और z2। ऐसे mn के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे xn,
yn और zn, ठीक है ना? अरे हाँ या ना, तीनों कोऑर्डिनेट पकड़ लिया अपन x, y और z। इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो इसका बना देंगे अपन rn। क्या बोल देंगे? rn। अब ये जो मास इनटू डिस्टेंस है, मास इनटू क्या है इसका? डिस्टेंस जो है ओरिजिन से, इसे हम बोलेंगे मास मोमेंट। क्या बोलेंगे? जैसे पहले इसका मास मोमेंट क्या हो जाएगा? m1 इंटू r1। दूसरे इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? m2 इंटू r2। तीसरे इसके लिए क्या होता था? m3 इंटू r3। n नंबर के लिए क्या होता है? mn इंटू। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? कि मास इंटू हम क्या कर रहे हैं? उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मतलब मास मोमेंट कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए? स्केलर की वेक्टर? वेक्टर, क्योंकि m तो स्केलर हो गया, लेकिन पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ऐसा बोलेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो, अब इसका यूनिट क्या बनेगा? मास का यूनिट क्या होता है? केजी। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो केजी मीटर। तो इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा? m1 सही है। क्या बन गया डायमेंशन? m1 और l1। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना? क्या बतानी पड़ेगी? अब देखो, मास मोमेंट एक्चुअल में हुआ क्या? मास इनटू पोजीशन वेक्टर। मास इनटू, तो मतलब इसका जो वेक्टर है मास मोमेंट का, वो किसकी डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है। जिस डायरेक्शन में कौन है? पोजीशन वेक्टर। उसी डायरेक्शन में कौन रहना चाहिए फिर? मास मोमेंट। कोई दूसरी डायरेक्शन तो रह नहीं सकती। मतलब जिस पोजीशन में अपना पार्टिकल होगा, जहां से आप देख रहे हो उस डायरेक्शन में कौन जाएगा? आपका मास मोमेंट जाएगा। कौन जाएगा? मतलब मैं ओरिजिन से देख रहा हूं, मैं कहां से देख रहा चीजों को? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर इधर जा रहा है r1, ये जा रहा है r2, इसका जा रहा है rn। तो इसी वेक्टर के अलोंग कौन रहेगा? अपना मास मोमेंट रहेगा। कौन रहेगा बेटा? मास मोमेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसके लिए, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग पोजीशन वेक्टर। इज अलोंग क्या रहेगी? पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन। ठीक है क्या भैया? यस और नो? तो ये डिपेंड करता है अपन मास मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं। जैसे मैंने अभी ओरिजिन से लिया, कहां से लिया? हो सकता है कोई मुझे बोले कि x = 2 पे मुझे मास मोमेंट बताओ, तो मैं यहां से गिनूंगा डिस्टेंस। सही है कि नहीं? जिस भी पॉइंट के अबाउट हमें मास मोमेंट निकालना होगा, उस पॉइंट से वो डिस्टेंस गिनेंगे। उस हिसाब से अपना क्या रहेगा? मास मोमेंट का डायरेक्शन। क्लियर हो गया? हाँ या ना? अभी फिलहाल समझने के लिए हमने कहां से पकड़ा? ओरिजिन से। कहां से पकड़ा? तो मोमेंट किसके अबाउट ले रहे हैं अपन? ओरिजिन के अबाउट। किसके अबाउट ले रहे हैं? ओरिजिन के अबाउट। लेकिन ऐसा जरूरी है कि हर बार ओरिजिन के अबाउट ही लेना है? नहीं, हम किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हमें मास मोमेंट लेना है तो क्या करना है? मास इंटू डिस्टेंस। सिंपल है। मास इंटू वेक्टर दिया होगा तो वेक्टर फॉर्म में लेंगे, मैग्नीट्यूड दिया होगा तो, क्योंकि दोनों फॉर्म में निकाल सकते हैं, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? अब इसी मास मोमेंट की मदद से हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते। क्या फाइंड कर सकते बेटा? सेंटर ऑफ मास। कैसे? अभी देखते हैं, ध्यान देना। सिंपल है एकदम। आप बोलोगे इतना आसान, धीरे धीरे पता चलेगा कितना आसान। शुरुआत तो आसान ही होती ना, x y z। चलो समझ लो अच्छे से। जैसे अभी लिया था वही मैं चीज रिपीट कर रहा। m1 मास लिया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। ऐसे m2 ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। ऐसे ही कोई m3 ले लो, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 और z। ऐसे करते करते कोई mn हो जाएगा, mn के कोऑर्डिनेट xn yn z। ठीक है क्या? अरे ठीक है। चलो, तो मैं ये m1 के लिए पोजीशन वेक्टर r1 बन जाएगा, m2 के लिए r2, m3 के लिए बेटा r3, mn के लिए rn। चलो समझ में आ गया नहीं इतना? ठीक। तो अगर मुझे अभी कहा गया कि ये जो चार मासेस है, मतलब डिस्क्रीट मास सिस्टम है, कौन सी मास सिस्टम है? डिस्क्रीट। तो हमें बोला गया फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ
discrete mass system as shown in figure। तो हमें जो डायग्राम दी है उसके हिसाब से इन चारों मासेस, जो भी n नंबर ऑफ मासेस होंगे, उसका क्या निकालो बोला गया हमें? सेंटर ऑफ मास। क्या निकालने के लिए बोल दिया? सेंटर ऑफ मास। किसका? अलग अलग मासेस है। अभी एक सिस्टम है क्या फिक्स? नहीं, रैंडमली कुछ n नंबर ऑफ मासेस रखे गए हैं। उन n नंबर ऑफ मासेस का हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। क्या निकालना है? तो इसका रियल आएगा कि इमेजिनरी आएगा? इमेजिनरी। अभी पढ़ा आपने, अलग अलग जगह रहे तो सेंटर ऑफ मास की गलती जगह आएगा, जो कि क्या रहेगा? इमेजिनरी रहेगा। क्या रहेगा? तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे क्या है इसका? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए सिंपल फॉर्मूला है बेटा। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि सम ऑफ मास मूवमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स, सम ऑफ मास मूवमेंट ऑफ all particle divided by sum of all masses, या फिर total mass भी बोल सकते हैं आप। sum of all masses। समझ में आएगा क्या बोला मैंने? हर एक पार्टिकल का क्या लेना है? मास मूवमेंट। क्या लेना है? और उन सभी मास मूवमेंट की क्या करना है? एडिशन, समेशन कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? समेशन। डिवाइड में भी क्या है? टोटल मास है। क्या है? टोटल मास। टोटल मास मतलब सभी छोटे छोटे मासेस की क्या करनी पड़ेगी? एडिशन। क्लियर है? मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे बनेगा ये? जैसे अगर मैंने पहला मास उठाया m1, तो m1 का डिस्टेंस कितना है बेटा? r1। तो ये क्या होना चाहिए बताइए? m1 r1 प्लस ऐसे ही m2 r2, ऐसे ही m3 r3, ऐसा करते करते mn rn। समझ में आ गया ना? डिवाइड में क्या आएगा? सभी मासेस की एडिशन। m1 m2 m3 अप टू कहां तक? mn तक। कहां तक जाएगा? mn तक। समझ में आ गया क्या? अब ये तो डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। r1 पुट कर देंगे, r2 पुट करेंगे तो xyz के फॉर्म में आएगा ना? किसके फॉर्म में आएगा? अगर मुझे किसी ने पूछा मुझे x कोऑर्डिनेट भी बताओ, y भी बताओ और z भी बताओ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसका x, y और z भी निकाल सकता। कैसे? तो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? m1 के साथ x1 लगा दूंगा, m2 के साथ x2 लगा दूंगा, m3 के साथ x3, mn के साथ x। समझ में आया क्या? यस और नो? नीचे सभी मासेस की क्या आएंगी? एडिशन। क्या आएंगी? एडिशन। क्लियर? अब मैंने y कोऑर्डिनेट बोला तो अब आपको पता है m1 के साथ y1, m2 के साथ, ऐसा करते करते mn yn। डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा? टोटल मास। अरे समझ रहे हो ना? चलिए, ऐसे ही मुझे z कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या आएगा? m1 z1, m2 z2, ऐसा करते करते mn zn डिवाइड बाय क्या आएगा? टोटल मास। समझ में आ गया ना? अरे हाँ या ना? मतलब अगर आपको डिस्क्रीट मास सिस्टम दी है तो आपको क्या पता चाहिए? सबके पहले कोऑर्डिनेट पता चाहिए। क्या पता चाहिए? उस पे से हम हर एक का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब ये जो भी हमने किया ये विद रिस्पेक्ट टू क्या निकाल रहे बेटा? अपन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे? कहीं तो भी आएगा अपना। ये सपोज अपना क्या बन गया? सेंटर ऑफ मास। अब कोई बोलेगा सर यही क्यों बताया, इधर इधर क्यों नहीं? इधर मासेस ज्यादा है, हो या नहीं? इस रीजन में मासेस ज्यादा बताया ना मैंने, m1 बताया, m2 बताया, mn बताया। इधर एक ही मास बताया। जिधर ज्यादा मास उधर ही कौन रहेगा? सेंटर ऑफ मास। जिधर कम मास है उधर सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? सिंपल है, हो या नहीं? जैसे अब इसको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अगर मैंने आपको दे दिया, बोला कि 3 पॉइंट मासेस, कितने पॉइंट मासेस बोल दिया? 3 पॉइंट मासेस ऑफ 2 ग्राम, 4 ग्राम एंड 5 ग्राम are placed at position 'suppose 1 0 2 comma 2 1 3 comma 2 0 3। ठीक है, ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमने।
102213 तीनों के क्या दे दिए कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये कौन हो गया बेटा अपने लिए x1 y1 z1, ये कौन हो गया, ये कौन हो गया x3 y3 z। अब प्लस माइनस भी रह सकते, मैंने सब प्लस ले लिए फिलहाल, हमें तो सिर्फ समझना है ना। ठीक है, अब मुझे पूछा गया इसका क्या बोला, फाइंड क्या बोला है हमें, 3 पॉइंट masses 2 ग्राम 4 ग्राम एंड 5 ग्राम आर प्लेस्ड एट पोजीशन, फाइंड सेंटर ऑफ मास एंड इट्स कोऑर्डिनेट। दोनों पूछा, सेंटर ऑफ मास भी पूछा और क्या पूछा उसके। अब अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप एक्स वाई जेड निकाल के उसको एक साथ पुट किया तो भी सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, हाँ या ना। जैसे अगर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, अब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है क्या है बताइए। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं, m1 कितना है 2, r1 कितना हो जाएगा, इसका वेक्टर लिखना पड़ेगा मुझे 1i प्लस 2j, j नहीं आएगा k आएगा, क्योंकि ये तो k तो जीरो है, j तो जीरो है ना। ठीक है, प्लस दूसरा मास 4 इंटू कितना आएगा इसका वेक्टर 2i प्लस 1j प्लस 3j, समझ में आ रहा है ना। प्लस तीसरा मास कितना है 5, 2i प्लस 0j प्लस 3k, डिवाइड में टोटल मास कितना होगा 2 प्लस 4 6 प्लस 5 11। समझ में आ गया। सर वेक्टर फॉर्म में क्यों पुट किया, पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर फॉर्म में रहेगा, जब एक्स वाई जेड के फॉर्म में निकालेंगे तो अलग अलग लेंगे, एक बार एक्स एक बार वाई और एक बार जेड। समझ रहे हो हाँ या ना। अरे क्लियर है ना क्या किया मैंने, वेक्टर को सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को आई लगा दिया, वाई कोऑर्डिनेट को जे लगा दिया, जेड कोऑर्डिनेट को के लगा दिया। चलो कितना आएगा बताइए 2i, इधर 2 बनेगा, इधर 4 2 8, इधर 10, मतलब 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20 चलेगा। जे बताइए, जे है क्या यहाँ पे नहीं है, या 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4j। के लिए बताइए 2 2 4, 4 प्लस 4 3 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, 5 3 15, 16 प्लस 15 कितना हो जाएगा 31k, डिवाइड बाय टोटल मास कितना 11। तो इसका मतलब ये होना चाहिए 20/11i प्लस 4/11j प्लस 31/11k। ये समझा क्या किया मैंने। तो ये i के साथ जो ये अपने लिए कौन बन जाएगा x कितना आ गया 20/11, y कितना आ गया बेटा 4/11, z कितना आ गया 31/11। सही है। अरे समझे क्या किया, क्योंकि i के साथ वाला कौन होता है x कोऑर्डिनेट, j के साथ वाला k के साथ वाला। सर ऐसा आएगा ही जरूरी है क्या, निकाल के देख लेते, इंडिविजुअल करते थे अपन तो ऐसा करते थे ना, x बराबर m1 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 4 इंटू 2 कितना होता था 8। सही है। चलो x3 कितना है 5 इंटू 2 कितना होता था 10, डिवाइड बाय तीनों की एडिशन 2 प्लस 4 प्लस 5 कितना आता है 11, कितना होता है बेटा वही आएगा 20/11। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3, कर सकते ना हाँ या ना। ऐसे y कोऑर्डिनेट बताओ, 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो ये 0 हो गया, प्लस 4 इंटू 1 तो कितना हो गया 4, फिर से 5 इंटू कितना है 0, तो ये तो 0 हो गया, नीचे 11 तो कितना आया 4/11। z कोऑर्डिनेट बताइए 2 इंटू 2 कितना 4, प्लस 4 इंटू 3 कितना 12, प्लस 5 इंटू 3 कितना 15, डिवाइड बाय कितना 11, मतलब कितना हो गया 31/11। समझ में आया क्या कुछ। तो आसान कौन सा जाएगा भैया ये वाला, जल्दी निकल जाता। लेकिन अगर ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में है तो सर इससे नहीं आएगा, x के साथ i लगाओ, ये y के साथ j लगाओ, z के साथ, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें वेक्टर लिखना पड़ेगा पहले i j k, यहाँ लिखने की जरूरत। समझ गए क्या। अरे हाँ या ना। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा समझ में आया हो या नहीं, क्लियर है।
तो सेंटर ऑफ मास कौन होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी का मास क्या है बोलते हैं अपन? कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या है? मतलब पूरे बॉडी का मास एक जगह पे जमा है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर उस बॉडी को मूव करना है तो उस पॉइंट को मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज बॉडी मूव नहीं होगी। क्लियर? समझ गए? ठीक है। उसके बाद क्या देखा अपन ने? मास मूवमेंट। क्या देखा? मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या था? सिंपली समेशन ऑफ, सॉरी, मास मूवमेंट क्या था? मास इनटू पोजीशन वेक्टर। क्या था? फिर उसके मदद से हमने क्या फाइंड किया? सेंटर ऑफ मास, जिसके लिए क्या रिलेशन बोला हमने? सम ऑफ ऑल मास मोमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय। फिर इसको आप पोजीशन वेक्टर से भी निकाल सकते हो, इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट से भी हम निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट मतलब कौन? एक्स, वाई और जेड। सही है क्या? चलो, अब अगर मैंने आपको कहा कोई अंदाजे से बताओ बोलना मैंने कि ये हमें दिया है, चलो देखो इधर, एक 5 ग्राम यहाँ रखा है, 1 ग्राम रखा है, यहाँ पे 2 ग्राम, यहाँ पे 6 ग्राम। इसका कोऑर्डिनेट है 0,4, इसका कोऑर्डिनेट है 0,6। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कितने मासेस दिख रहे हैं? 4, M1, M2, M3, M4। मैंने बोला अंदाजे से बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ रह सकता? बताइए, किस साइड रह सकता? सबसे पहले एक चीज समझ लेना है, ऊपर के 2 मासेस देखो बेटा, कितना है? 5, और ये भी कितना हो जाएगा? 6 ग्राम। कितना हो जाएगा? नीचे के 2 मासेस के एडिशन करें तो 2 + 6 8। मतलब इधर साइड ज्यादा रहने के चांसेस है? यस और नो? मतलब इस सेंटर से कहाँ रहेगा वो? नीचे। ठीक है, चलो दूसरी बार, इधर के मास के एडिशन 6 + 1, इधर भी 5 + 2, मतलब ना इधर ज्यादा जाएगा ना इधर ज्यादा जा सकता है, क्योंकि दोनों साइड मास कितना है? सेम। पर इससे कहाँ रहेगा? नीचे। निकाल के देखते हैं, चलो बताओ। आर बराबर, आर बताते कि कोऑर्डिनेट बताते? कोऑर्डिनेट बताओ। अब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही है ना, सिंपल। चलो बता दो जल्दी से। हाँ, एक्स बताइए, डायरेक्ट वैल्यू बताओ मुझे। ये M1 बोल दो, M2 बोल दो, M3 बोल दो, M4। चलो, इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0, तो ये तो 0 ही होगा। चलो, M2 इंटू x कोऑर्डिनेट कितना है इसका? सॉरी, इसको 0,6 लिखा मैंने, 60 लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 6। 6 इंटू 6 36, प्लस इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 6, मतलब 1 इंटू 6। इसका तो x कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो ये भी क्या होगा? 0, प्लस टोटल मासेस कितने बेटा? 7 + 7 40। 36 + 6 कितना हुआ? 42 डिवाइडेड बाय 14। 14 3 आएगा, हो गया नहीं? तो x कितना हो गया भैया? 3। ठीक है क्या? अरे ठीक है। चलिए y बताइए। पहले के लिए y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, M1 इंटू 0, तो क्या आएगा? 0। प्लस दूसरे के लिए भी y कोऑर्डिनेट है क्या? नहीं, क्योंकि x एक्सिस पे है, तो क्या आएगा? 0। तीसरे के लिए y कोऑर्डिनेट कितना है? 4, तो 1 इंटू 4, प्लस चौथे के लिए भी y कोऑर्डिनेट कितना है? 4, तो 5 इंटू 4, तो नीचे कितना आएगा? 14। चलो, 4 + 20 कितना हो गया? 24/14, मतलब 12/7। 12/7 मतलब 7 1 जा 7 7 का 49 ना, मतलब 1.71। तो कहीं यहाँ आएगा, देखो बराबर इसके एग्जैक्ट सेंटर में आया ना, x कोऑर्डिनेट 3 आया ना। हमने बोला था ना, इधर शिफ्ट होगा ना इधर शिफ्ट होगा, बीच में आना चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट बराबर देखो कितना आया? 3। टोटल कितना था? 6, तो उसके एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। और y कोऑर्डिनेट देखो बराबर ये 4 है, तो इसका आधा कितना होता है? 2, लेकिन उससे कम आया थोड़ा, मतलब नीचे की साइड, क्योंकि 1.71 है ना। कितना है?
1.71। समझ में आया क्या? तो जिधर मास ज्यादा सेंटर ऑफ मास उसी साइड शिफ्ट होगा, जिधर मास कम है उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जिधर मास ज्यादा उधर सेंटर ऑफ मास रहने के चांसेस ज्यादा। क्लियर? अब डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते आएगा क्या? अबे हाँ या ना? समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ या नहीं? चलो ठीक है, लिख लेते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, पॉज कर देना बेटा। चलो ठीक है ना? समझ में आ गया? नहीं आता? अरे हाँ या ना? तो हमें अभी सेंटर ऑफ मास निकालते आ रहा है। अब कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखो बेटा, इधर ध्यान दो रे। देखो हमने क्या कहा, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई भी रहेगी एक्स वाई जेड, अपने पास कोई डिस्क्रीट मासेस थे m1 m2 mn तक, ठीक है। अब इनके हर एक की कुछ ना कुछ क्या थी, पोजीशन। जैसे पहले की r1 हो गई, दूसरे की r2, तीसरे की rn। और अपना सेंटर ऑफ मास कहीं तो भी यहाँ आया, सपोज यहाँ पे टोटल मास लेंगे अपन, ये हो गया अपना कौन, सेंटर ऑफ मास, और ये इसकी पोजीशन। अब ध्यान देना, अगर मैं ये ओरिजिन जिसके अबाउट हमने सेंटर ऑफ मास निकाला, हमने जिसके अबाउट क्या निकाला बेटा, सेंटर ऑफ मास, अगर मैं इस पॉइंट को बदल दूं, मैंने पहले भी बोला था अगर आप किसी और पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास लोगे तो सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा, हाँ या ना, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास अपना चेंज। मतलब अगर हमने ओरिजिन बदला, इफ वी चेंज दी ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जिसके अबाउट हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये 0 0 हटा के यहाँ रख देंगे, नहीं, जहां से भी हम गिनेंगे वो अपने लिए ओरिजिन हो जाएगा। जहां से भी अपन मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे वो क्या हो जाता है, ओरिजिन। इफ वी चेंज दी ओरिजिन देन आर सेंटर ऑफ मास में चेंज, बराबर है, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएंगे, पोजीशन चेंज। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट डिस्टेंस बिटवीन center of mass and different discrete particles will remain same। अब इसका मीनिंग क्या है ये समझ लो, मैंने क्या कहा ये समझ लो। जैसे कि अभी ये m1 है अपने पास, तो ये m1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास ये हो गया ना, हाँ या नहीं, यस और नो। m1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से क्या हो गया, ये वाला सपोज थी, इसमें r1c बोल देते। यहां से m2 का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, r2c। ऐसे ही mn का डिस्टेंस क्या बन जाएगा बेटा, rnc। तो ये जो डिस्टेंसेस है सेंटर ऑफ मास और हर पार्टिकल के बीच का, ये डिस्टेंस कभी बदलता नहीं। आप ओरिजिन कहीं पे भी लेके जाओ, ओरिजिन कहीं पे भी लेके जाओ, आपका क्या बदलेगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अलग दिखाएगा। क्या दिखाएगा अलग, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। बट जो अलग अलग पार्टिकल्स है उनके बीच का और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस बदलेगा नहीं। क्लियर हो गया, हाँ या नहीं? अरे समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, समझ गया ना? ठीक, चलिए अब आगे जाते, थोड़ा क्लियर हो गया। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, फिर पहले एक एग्जांपल देख लेते। हमें बोला गया फाइंड सेंटर ऑफ मास, एग्जांपल के फॉर्म से ही समझते हैं, ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। कितने पार्टिकल है आप, 2 पार्टिकल सिस्टम का क्या निकालना है हमें, सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है बेटा, सेंटर ऑफ मास। तो हमें दे दिया सपोज एक पार्टिकल है जिसका मास m1 और दूसरा है m2, दोनों के बीच डिस्टेंस है सपोज l। कितना डिस्टेंस लिया हमने, l। अब ऐसा समझ के चलते कि m1 पार्टिकल जो है ये ओरिजिन पे है, कहा है, ओरिजिन, और ये फिर इसका डिस्टेंस हो जाएंगे, ये x एक्सिस बोल देंगे अपन, और इसको क्या बोल देंगे, y एक्सिस। ठीक है, समझ गए ना इतना कि 2 पार्टिकल थे कौन, m1 और m2, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है बेटा, l। x एक्सिस मैंने पास कर दिया, खुद ही बनाना है अपने को एक्सिस। एक पॉइंट कहाँ कंसीडर कर लिया अपन ने, ओरिजिन पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 l। सही है क्या, अरे हाँ या नहीं? अब m1 m2 दोनों पार्टिकल x एक्सिस पे है, दोनों पार्टिकल कहाँ पे है,
तो उनका y कोऑर्डिनेट तो रहने का सवाल ही नहीं। इसके लिए भी y कोऑर्डिनेट 0 है, इसके लिए भी y कोऑर्डिनेट क्या है 0, उल्टा ही लिखा जाता है हमेशा। इसके लिए भी y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो y तो आएगा ही नहीं। मतलब सेंटर ऑफ मास काय पे आएगा अपना x एक्सिस पे, काय पे आएगा, ये तो दिख के ही पता चल रहा है ना। इसमें भी y कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसके लिए भी y कोऑर्डिनेट क्या है 0, निकाल लेंगे भी तो क्या आएगा 0। मतलब सेंटर ऑफ मास सीधे सीधे कहाँ रहेगा x एक्सिस पे, कहाँ रहेगा, तो अपन निकाल लेते। तो हमें x एक्सिस के लिए फॉर्मूला तो पता ही है ना, क्या फॉर्मूला था अपने पास, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, सही है। तो ये किसका x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं अपन, सेंटर ऑफ मास का। किसका निकाल रहे हैं बेटा, बताइए। m1 के लिए x तो 0 है ना, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू कितना है l डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सही है क्या। तो क्या आया अपना आंसर, m2l अपॉन प्लस m2, ठीक है। हो या नहीं, तो प्लस आया मतलब यहाँ कहीं तो भी रहना चाहिए, बीच में रहेगा या कहीं भी रहेगा साइड में। तो ये हो गया अपना क्या, सेंटर ऑफ मास। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया x, सही है, कितना हो गया x। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, इसी चीज को मैं ऐसा भी बोल सकता क्या कि ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस m1 से हो गया करके, हाँ या ना। कहाँ से बोल सकते हैं अपन इसको, सेंटर का मास का, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस किसके है, अभी ये m1 से ही हुआ ना, क्योंकि m1 कहाँ है अपना ओरिजिन पे, कहाँ है m1। तो मैं ऐसा बोल दूं इसको, मैं ऐसा बोल देता, लेट x1 distance of center of mass from m1, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा m2 इंटू l अपॉन m1 प्लस m2, सही है ना। ये जो अपना आंसर है ये कौन बन गया अपने लिए, x1 बन गया, क्योंकि वही डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, कहां से m1 से, कहां से। अब मैं अगर दूसरा पॉइंट ले लूं, सपोज लेट x2 distance of center of mass from m2, कहां से बोल दिया मैंने, distance of center of mass from m2, तो ये वाला डिस्टेंस है सपोज x2। अब मुझे पता है x2 कितना होना चाहिए भैया, l माइनस x1, सही है कि नहीं। पूरा डिस्टेंस कितना था l, अगर मैं l में से x1 घटा दूं तो मुझे कौन मिल जाएगा x2, कौन मिल जाएगा। तो मैं इसे ऐसा सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, l माइनस ये पुट करेंगे m2l अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m1 इंटू l m1l प्लस m2 इंटू l माइनस m2 इंटू l अपॉन m1 प्लस m2, तो ये m2l तो x2 क्या आ गया m1l अपॉन, मतलब जब मुझे 1 से डिस्टेंस लेना है तो m2 आया, जब मुझे 2 से डिस्टेंस लेना है तो कौन आ गया, तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं ना अपन, m1 से डिस्टेंस लेना है तो m2 इंटू l कर दो डिवाइड बाय टोटल मास कर दो, और 2 से डिस्टेंस निकालना है तो क्या कर दो m1 इंटू l डिवाइड बाय टोटल मास, समझ में आ गया। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं, सपोज x1 बाय x2, तो क्या होगा m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, l भी क्या हो जाएगा कैंसल, बचेगा कौन m2 बाय m1। तो यहां से कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि डिस्टेंस और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करके, हाँ या ना। डिस्टेंस और मास कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस x1 बाय x2 है, तो मास क्या है, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये तो होना ही है ना भैया, जिसका मास ज्यादा उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास रहने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा। अभी डिस्कस किया था हमने, तो उसका डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा अपने आप कम। अगर मैंने कहा m1 इज ग्रेटर देन m2, क्या कहा मैंने, m1 इज ग्रेटर देन, तो अपने आप x2 बड़ा हो जाएगा, x1 छोटा हो जाएगा, सही है कि गलत, अरे सही है ना। अगर मैंने कहा कि m1 किससे बड़ा है, m2 से बड़ा है, मैंने क्या कहा m1 is greater than m2, तो x1 will be less than x2। अगर मैंने कहा m2 is greater than m1, तो अब कौन छोटा हो जाएगा, x2,
कौन बड़ा हो जाएगा, x1, x1 विल बी ग्रेटर देन x2। अगर मैंने बोला m1 बराबर m2 तो कहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, बीच में। कहाँ आ जाएगा, क्योंकि x1 और x2 क्या आ जाएंगे, सेम। मैं क्या बातें बोल रहा समझ में आ रहा कि नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली टू मास सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं, अगर आपके पास दो मासेस है तो उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले मास से निकालना हो तो m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। अगर मुझे दूसरे मास से सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं क्या ले लूंगा, m1 इंटू एल अपॉन, क्लियर हो गया। एंड डायरेक्ट सॉल्व अगर मुझे करना है तो मैं रेशो लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, x1 बाय x2 बराबर m2 बाय m1। कर सकते कि नहीं, अरे हाँ या ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा मैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें कि मास ज्यादा तो अपने आप सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस उस मास से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसके पास रहेगा। जिसका मास कम है उससे सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, दूर रहेगा। कहाँ रहेगा, दूर। क्लियर हुआ, हाँ या ना, अरे समझ गए। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, m1 x1 बराबर m2 x2। ये m1 इधर आ गया, m2 x2 इधर आ गया। समझ में आ गया, हाँ या ना। देखो तो करके बताओ। मैंने बोला फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स of mass 2 kg and 4 kg at position 0, 0 and 0, 4। समझ में आ गया ना। चलो अब डायरेक्ट अगर मुझे निकालना है तो बताइए सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, बोलो जल्दी। मुझे m1 से निकालना है तो मैं m1 से निकाल सकता है, m2 से निकालना है तो मैं m2 से। अगर मुझे m1 से निकालना है तो x1 क्या बताया मैंने, m2 लो, m2 इंटू एल डिवाइडेड बाय m1 प्लस। अगर मुझे m2 से डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, m1 इंटू एल अपॉन, अरे कर सकते ना सर, डिस्टेंस तो पता ही नहीं, एक पार्टिकल ओरिजिन पे, एक पार्टिकल कहाँ है 0,4। ये उल्टा ही लिख लेता मैं, ठीक है, 0,4 ही पकड़ो, चलेगा 0,4। तो y एक्सिस हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, तो लेकिन सॉल्व तो वैसे ही कर सकते अपन, कर सकते कि नहीं। तो मतलब इसका डिस्टेंस कितना है, सपोज 0,4, मैं वर्टिकल में निकालती हूँ, हॉरिजॉन्टल निकाला, फर्क पड़ेगा क्या, सॉल्व तो वही होने वाला है कि एक ही लाइन पे रहेंगे दोनों। ठीक है, चलो तो बताइए कितना आएगा, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो गया फिर 4। ये m1 और ये, हमें तो बाकी चीज से मतलब नहीं, हमें तो m1 और m2 के बीच का क्या चाहिए, सिर्फ डिस्टेंस। आप x एक्सिस पे रखो दो मासेस की, y एक्सिस पे रखोगी, z एक्सिस पे रखो, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। समझ में आ गया, बताओ x1 कितना, बताओ जल्दी, m2 कितना है 4, 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 4 प्लस 2 कितना 6, 8/3। x2 से अब इसको एक तो 4 माइनस 8/3 करो या इससे निकालो, इससे निकाल लेते पहले। 2 इंटू कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 कितना 6, ठीक है क्या, 8/6। समझ में आ गया हो या नहीं। तो एक ज्यादा आना चाहिए, एक कम आना चाहिए, ज्यादा है और ये कम है, क्योंकि ये मास ज्यादा है। कौन सा मास ज्यादा है 4 kg, इसलिए x2 की वैल्यू क्या आई, कम। m1 छोटा है इसलिए x1 की वैल्यू क्या आई, ज्यादा। क्लियर। सर मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को डायरेक्ट भी करते आना चाहिए। देख लो इधर, ये 0, 0 कोऑर्डिनेट है बेटा, इधर कोऑर्डिनेट क्या पकड़ा अपन ने 0, 4, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 4, सही है। चलो देखो मैं y कोऑर्डिनेट है लेकिन नाम में x1 x2 ही दे रहा, तो इधर x1 है तो इधर क्या है x2। तो मेरे पास रिलेशन क्या है, x1/x2 बराबर m2/m1। m2 कितना है 4, m1 कितना है 2, हाँ या नहीं, यस और नो। चलो तो ये कितना हो गया बेटा 2। x1 डिवाइडेड बाय x2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, l माइनस x1, ये इधर चला जाएगा। x1/2 इंटू एल कितना है अपना 4, x1 बराबर 4 2 जा
8 माइनस 2x1, ये 2x1 इधर आया तो कितना बन जाएगा 3, तो x1 कितना आ गया बे 8/3, सेम ही आया ना, हो गया नहीं। अब जिसको जो सही लगे वो यूज करेंगे, किसी को ये सही लगता है, किसी को डायरेक्ट वाला सही लगता है, लेकिन हमें दोनों चीजें पता चाहिए। क्लियर? अब इस 2 मास सिस्टम से हमें क्या पता चला कि हमेशा जो सेंटर ऑफ मास है, क्या है 2 मास सिस्टम का, इन दोनों को जोड़ने वाले लाइन पे ही रहेगा और कहीं रह नहीं सकता। मीनिंग समझा गया क्या बोला मैंने? पॉइंट समझा गया क्या कहा मैंने? देखो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास का है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे। अगर मैं इस पार्टिकल को मूव कर दूं इधर, पार्टिकल को क्या कर दूं इधर, इस पार्टिकल को m2 को मैं हटा के यहां रख दूं तो लाइन ऐसी बनेगी, तो सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा क्या? नहीं, उसकी भी पोजीशन क्या हो जाएंगी? चेंज। क्या हो जाएंगी? चेंज। लेकिन जब भी 2 पार्टिकल सिस्टम है, जब भी कौन सी सिस्टम है? 2 पार्टिकल सिस्टम अगर अपने पास है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे ही रहेगा। कहाँ रहेगा? दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे, कहीं और रह नहीं सकता। वो दोनों के बीच में कब रहेगा? जब दोनों सेम है, m1 ज्यादा है तो m1 की तरफ रहेगा, m2 ज्यादा है तो m2 की तरफ, लेकिन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बाहर रह नहीं सकता। क्लियर हो गया? यस और नो? अरे समझ में आया कि नहीं? तो ये कौन हुआ अपने लिए? सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। किसकी बात करी अपन ने? सेंटर ऑफ मास ऑफ। उसके पहले ये जो 2 पॉइंट बताया मैंने, एक ये वाला और ये याद रखना है। ओरिजिन बदला तो सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास और बाकी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा? सेम। क्लियर? हाँ या ना? अरे समझ गए क्या कहा मैंने? ठीक है ना? 2 पार्टिकल सिस्टम का तो ये सॉल्व कर लिया। अब आपको डेरिवेशन याद रखने की जरूरत है क्या? हमें तो बस यूज करते आना चाहिए। एक ये पता चाहिए, और 2 से डिस्टेंस लेना है तो 1 लगाओ, 1 से डिस्टेंस लेना है तो 2 लगाओ, इतना ही तो पता चाहिए। सही है? ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से बेटा। पॉज। चल देखो, तो 2 पॉइंट मास सिस्टम अगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा बेटा? उसको जोड़ने वाले लाइन पे। कहाँ रहेगा? ये डिपेंड करेगा m1 और m2 पे। m1 ज्यादा रहा तो m1 की तरफ रहेगा, m2 ज्यादा रहा तो m2 की तरफ, लेकिन रहेगा हमेशा दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे। ये क्लियर हो गया? जैसे इस एग्जांपल में भले y एक्सिस था, लेकिन हमें पता है एक ही लाइन पे, तो हमने उसको एक्सिस समझ के सॉल्व कर दिया। ठीक है क्या? क्लियर हो गया? अब एक चीज देखो, इसी में सेंटर ऑफ मास के मामले में जो भी हमने पढ़ा, हमने कहा था एक मास मोमेंट लिया हमने। क्या लिया था बेटा? मास मोमेंट। मास मोमेंट को हमने कहा था मास इनटू पोजीशन, मास इनटू पोजीशन। तो एक चीज ध्यान में रखना है हमें कि अगर हम मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले, किसके अबाउट ले? सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम मास मोमेंट लेते हैं तो वो समेशन ऑफ मास मोमेंट 0 आएगा। क्या आएगा? मतलब अगर हमने कहा कंसीडरिंग, ध्यान देना बराबर, इसको प्रूव कर देंगे अपन, कंसीडरिंग सेंटर ऑफ मास एज ओरिजिन, मतलब हमने ओरिजिन किसको समझा? सेंटर ऑफ मास को। किसको ओरिजिन समझा? अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन समझ के, कंसीडरिंग सेंटर ऑफ मास एज ओरिजिन, इफ वी टेक मास मोमेंट, देन समेशन ऑफ मास मोमेंट विल बी इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये चीज ध्यान में रखना है। क्या रहेगा बेटा? 0 रहेगा। ठीक है? क्या बोला मैंने? अगर हम सेंटर ऑफ मास, जैसे कि यहां पे हम बोल रहे हैं ये डायग्राम, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन समझ के हर एक पॉइंट का इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास लू, किसके अबाउट सेंटर ऑफ मास लू? सेंटर मोमेंट किसके अबाउट लेंगे अपन? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम हर पार्टिकल का मोमेंट लेंगे तो उसकी समेशन क्या आनी चाहिए? 0 ही आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा? 0। अगर प्रूफ करना हो तो यहां समझ लो, मैं बता देता। अगर मैं इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं समेशन ऑफ मोमेंट ले रहा हूं तो बताइए मुझे, अगर मुझे लेना है m1, तो m1 का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है बेटा? r1c।
कितना है R1C। ऐसे दूसरे का क्या है M2 इंटू R2C, ऐसे ही होगा ना, प्लस करते करते क्या आएगा MN RNC, ऐसे ही होगा। अरे हो गया नहीं, चलो अब ये R1C है, क्या है R1C, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, R1 माइनस RC लिख सकता हूँ। कभी तो भी वेक्टर में पढ़ा है अपन, 1 से 2 गए तो R1 माइनस R2, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता था M1 इंटू R1 माइनस RC प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा ये R2 माइनस RC, सही है या नहीं। ऐसे ही प्लस करते करते क्या आएगा MN इंटू RN माइनस RC, सही है क्या। अबे हो या नहीं, क्लियर है, समझ में आएगा क्या बोला। तो अगर मैं अभी इसको सॉल्व करता हूं, थोड़ा और ध्यान देना, देखो अब ये M1 R1 हो जाएगा, ऐसे ही यहां का क्या आएगा M2 R2, ऐसे ही करते 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 सब क्या आ जाएंगे MN RN आ जाएंगे, हर एक ब्रैकेट का वहां से एक एक, सही है कि नहीं। M1 इंटू R1 हुआ, यहाँ पे क्या होगा बेटा M2 इंटू, ऐसे M3 इंटू R3, ऐसे M4 इंटू R4, ऐसे N तक होंगे, उन सबको एक जगह ला लिया। माइनस में सबके साथ कौन रहेगा बेटा RC, माइनस इस पूरे टर्म में RC कॉमन निकल जाएगा, ये सारे मासेस की क्या हो जाएंगी एडिशन, M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू MN। हाँ या नहीं, समझ में आया क्या किया मैंने। जिनको नहीं समझाऊंगा देख लो, मैं इसे ऐसे लिखता था, इधर बता देता M1 इंटू R1 माइनस क्या होता है M1 इंटू RC, ऐसे ही होता ना, M1 से अंदर मल्टीप्लाई करते तो, प्लस दूसरे के लिए क्या होता फिर M2 इंटू R2 माइनस M2 इंटू RC, ऐसे तीसरे के लिए होता था M3 इंटू R3 माइनस M3 इंटू RC। तो मैंने ये जो हर एक की पहली टर्म है ये एक साथ लिख लिए, M1 R1 M2 R2 प्लस MN RN, माइनस सब में RC कॉमन था, सब में RC क्या था, तो मैंने माइनस RC क्या ले लिया कॉमन, सभी मासेस की क्या लिख ली बेटा एडिशन, क्या लिख ली एडिशन। तो अब ये वैसे के वैसा रहेगा अपना M1 R1 प्लस M2 R2, ऐसा करते करते MN RN माइनस, अब RC यानी तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है ना, RC यानी क्या है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फॉर्मूला क्या था भैया M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस ऐसा करते करते MN RN डिवाइड बाय क्या था टोटल मास। अबे हो या नहीं, ये जनरल फॉर्मूला था ना अपना, इनटू ये टोटल मास वैसे के वैसा है M1 प्लस M2 प्लस अप टू MN, तो ये टोटल मास क्या होगा है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा ना, सेम टर्म आ गई, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा जीरो। आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ क्या याद रखनी है कंडीशन, मैंने सिर्फ बताया कि ऐसा होता कैसे है, क्लियर हो गया। तो हमें क्या याद रखना है, अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम मास मोमेंट लेंगे सभी पार्टिकल का, तो उसकी समेशन हमेशा क्या आएंगे बेटा जीरो आएगी, क्या आएगी जीरो, उसकी वैल्यू कभी आ नहीं सकती। वो कैसे आता है मैंने बताया, लेकिन वो लिखने की जरूरत हमें सिर्फ याद रखना है कि अगर हमने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन समझा, उसके अबाउट हर पार्टिकल का क्या लिया मास मोमेंट लिया, क्या लिया, तो उसकी समेशन एंड में क्या आएंगी जीरो आएगी, क्या आएगी जीरो। क्लियर हुआ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की क्या पढ़ी डेफिनेशन, देन हमने क्या पढ़ा मास मोमेंट। तो मास मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होती है पोजीशन के अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग होती है पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग। मास मोमेंट का यूज करके हमने क्या निकाला सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, जिसे हमने एक आर का फॉर्मूला दिया था जो था समेशन ऑफ MI/RI डिवाइडेड बाय क्या था टोटल मास, सही है। इसको हमने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी देखा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमें पता है क्या करना है, अबे सही है ना, डिवाइडेड बाय क्या टोटल मास, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट। तो मास मोमेंट हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
दूसरा हमने किसका देखा, सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम का। अगर मुझे x1 चाहिए तो मैं m2 इंटू एल अपॉन क्या लिखूंगा, m1 प्लस m2। अगर मुझे सेकंड मास चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, m1 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। और दोनों का रेशो मास के रेशो पे क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जिसका मास ज्यादा उसके पास सेंटर ऑफ मास रहेगा, उससे दूर रहेगा क्या, नहीं। क्लियर। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रियल भी और इमेजिनरी भी। क्लियर है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किए वो आप लोगों को करते आने चाहिए। नीट वालों ने मॉड्यूल में के पेज नंबर 36 37 पे के तीनों एग्जांपल कर लेना है। जेई वालों ने 78 79 पेज नंबर पे के 5 एग्जांपल करना है सॉल्व वाले। कौन से, सॉल्व एग्जांपल बोला मैंने, सिर्फ क्या बोला, सॉल्व एग्जांपल। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। तो अभी तो सिर्फ इतना ही एक पॉइंट लिखना है आप लोगों को। समझ में आ गया आज का सब। तो अभी हमने डिस्क्रीट पार्टिकल का पढ़ा, कल कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट मतलब रॉड रहा तो उसका कैसे निकलेगा, डिस्क रही तो उसका कैसे निकलेगा, स्क्वायर रहा तो कैसे निकलेगा, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है तो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना। ये अपन कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए ये जो जितना पढ़ा उतना आना जरूरी है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास का कुछ समझेगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, थैंक यू।